Hello students, I welcome you to the pre-examination discussion sessions for the mathematics paper. Basically इस सेशन में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ. मैं आपको बेसिकली ये बताने जा रहा हूँ कि जो आपका बोर्ड का पेपर है मैथ्स का वो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, क्योंकि इट्स एंटायरली अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल. तो विदाउट एनी डिले मैं आपको थोड़ा सा मार्क्स का वेटेज बता दूंगा, अटेम्प्ट करने का थोड़ा सा पैटर्न बता दूंगा, कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मेरे बोर्ड एग्जाम्स में पर्सनली जिसने मुझे हेल्प किया था. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. बेसिकली अगर पेपर को देखा जाए तो सीबीएसई में दो तरीके के मैथ्स के पेपर हैं, स्टैंडर्ड और आपके बेसिक. तो हम स्टैंडर्ड से अभी शुरू करते हैं. अगर आप स्टैंडर्ड पेपर को देखते हो तो बेसिकली आपका ये 80 मार्क्स का पेपर है. सबसे पहला तो जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो ये करूँगा कि आप पैनिक मत होना इस पेपर में. ठीक है, आपको हो सकता है ये लगे कि टिपिकल है, ऑब्वियसली लगता है क्योंकि ये फर्स्ट आपका पहला पहला एक्सपीरियंस है ये एक तरीके से आपका पेपर का, तो लग सकता है आपको कि ये थोड़ा सा टफ जाने वाला है. पर रियलिटी मानिए, जितना मैंने आपको पढ़ाया है और जितना आप लोगों ने खुद से पढ़ा है उन सबको अगर इंक्लूड किया जाए तो ये पेपर बहुत ही आसान है. आपको जो टोटल टाइम 3 घंटे अलॉट किए गए हैं उसको बहुत वाइजली अगर आपने इस्तेमाल किया तो इस पेपर में आप 80 ऑन 80 बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो. बेसिक में भी स्कोर कर सकते हो. जिन लोग ने बेसिक देना है उन लोग के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा. तो हम पहले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं कि हम पहले देखते हैं इसमें सेक्शंस कितने. तो अगर आप देखो तो यहाँ बेसिकली 5 सेक्शंस हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई. जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शन है ना वो है आपका सेक्शन डी, क्योंकि बेसिकली इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 5 मार्क्स के, तो इसका नेट वेटेज 20 का है. ठीक है, सेक्शन ई तो खैर 12 है और सेक्शन सी है वो 18 नंबर का है. तो इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करने जाना तो ये मत देखना कि कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, आप उससे स्टार्ट करो. मेरी तरफ से जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा ना वो ये रिकमेंड करूँगा, आप उस सेक्शन को उठाओ जिस सेक्शन में आप सबसे ज़्यादा माहिर हो. और ये गलती पेपर में मत करना कि जिस सेक्शन को उठाओगे उससे 2 क्वेश्चन कर लिए फिर अगले सेक्शन पे मूव कर जाए. नहीं, हमेशा याद रखना, अगर मान लो तुमने सेक्शन ए उठाया है और सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हैं तो तुम 20 के 20 अटेम्प्ट करो. अगर कोई क्वेश्चन नहीं फंसा, सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे नहीं लग रहा, फंस जाता है, तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट सॉल्व करेंगे, सेकेंड सॉल्व करेंगे, कुछ स्पेस छोड़ेंगे अपनी कॉपी में, फिर उसके बाद हम फोर्थ सॉल्व करेंगे, फिफ्थ सॉल्व करेंगे, ऐसे हम 20 तक मूव करेंगे. ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे कि सेक्शन ए कुछ क्वेश्चंस यहाँ हैं, कुछ क्वेश्चंस फिर हम सेक्शन सी के बाद डाल रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मत करिए. दूसरी चीज़, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही कामली करिएगा. उनके मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर देने हैं. जैसे ये एमसीक्यू है, इसमें सिर्फ आपको अपने के ऑप्शंस बताने हैं कि कौन सा करेक्ट है, आपको पूरी वर्किंग नहीं दिखानी है. जब आप लोग को मैं पढ़ाता तो मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि यहाँ वर्किंग नहीं दिखानी होती है. वर्किंग बिल्कुल नहीं दिखानी है आपको. आपको इसमें दिखाना क्या है, आपको सिर्फ सही ऑप्शन पे टिक करना है. मतलब आपको सही ऑप्शन लिखना है. आप पेपर में ऐसे लिखोगे बी और जो भी उसके आगे आंसर लिखा है 30, तो आप ऐसे करके पेपर में लिखोगे बाकायदा. ठीक है, ना सिर्फ बी ना सिर्फ 30, आप ऑप्शन बी आंसर 30 इस टाइप से मार्क करोगे. दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो नंबर सीक्वेंसिंग नहीं फॉलो करते. अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिया है तो आप 1 2 3 4 5 6 ही लेना, ABCD मत लेना. ABCD यहाँ उसने ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं. तो बेसिकली ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं अक्सर, और इसकी वजह से पेपर बहुत गड़बड़ जाता है. मैं जब 10th में था तो एक स्टूडेंट था, उसने ये सेम मिस्टेक की थी हिस्ट्री के पेपर में. एक क्वेश्चन था, तो बेसिकली उसके 5 पार्ट्स थे और वो ABCD EF इस टाइप से, मतलब वो सिस्टम थी क्या कहते हैं नंबरिंग की. लेकिन उसने गड़बड़ी क्या कर दी थी कि उसने वहाँ पे 1 2 3 4 का इस्तेमाल कर दिया था. तो हुआ क्या था ना कि उसका वो सेक्शन इवेल्युएट ही नहीं हुआ था. ठीक है, कुछ एग्जामिनर्स कभी कभी स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, हाँ कुछ नहीं भी करते हैं, पर जो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं तब दिक्कत हो जाती है. तो इस वजह से मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख के चलना कि मतलब गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर गड़बड़ हो जाएगी अगर आपसे इस पेपर में तो आपके कुछ ना कुछ नंबर चले जाएंगे. तो एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब पेपर कर लो तो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपने नंबरिंग सही की है कि नहीं.
आपने उन्हीं ऑप्शंस को टिक किया है कि नहीं। कभी कभी होता क्या है कि हम बहुत जल्दी में चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम करते क्या है, हमारा ऑप्शन बी हमने सोच के चला है और हम टाइप वो क्या कहते हैं सी साइन 30 इस टाइप से कुछ आंसर लिख के आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ये क्या करना है, बहुत ही कामली पेपर देना है। आप टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ध्यान देना। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, आप सेक्शन के हिसाब से करो। जैसे सेक्शन ए है 20 मार्क्स है, और क्या कहते हैं सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हैं, एक एक मार्क के हैं, ये 20 नंबर का है। तो ये सेक्शन डी की तरह ही 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो आप करो क्या ना, इस पर आप 20 से 30 मिनट लगाओ। वाइज है 20 से 30 मिनट लगाना, बिल्कुल इस पर जायज़ है। आप 20 से 30 मिनट लगाओ। इनकेस अगर आपका टाइम थोड़ा और एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है 40 मिनट तक ले जाओ, लेकिन 40 मिनट से ज़्यादा इस सेक्शन में मत देना। अगर 40 मिनट से ज़्यादा जा रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस को फिर लीव करके आगे बढ़ जाओ। हालांकि ये सेक्शन आपका 20 मिनट से कम टाइम में ओवर हो जाएगा, लेकिन आप ये ट्राई करना कि इसको इस पर मिनिमम 15 मिनट्स तो इस सेक्शन पे लेना। उससे पहले ख़त्म हो जाता है, आपको सारी चीज़ें आनी, ठीक है बहुत अच्छा है, पर ख़त्म करके एक बार रिहर्स कर लेना, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इस पर 15 मिनट्स देना। दोनों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बेसिक में भी यही, बेसिक में भी अगर हम देखें तो बेसिक के पेपर में भी यही सेम चीज़ है। बेसिक का जो हमारा पेपर है, कहाँ चला गया, हाँ ये बेसिक का जो पेपर है, अगर आप इस पेपर को भी देखो ना तो इसमें भी सेम चीज़ है। आपको पहले 20 MCQ ही मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, उसको बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत ही सोच समझ के आप वहाँ पे आंसर निकालोगे। पेंसिल का इस्तेमाल करना रफ वर्क के लिए, साइड में कहीं कॉलम बना के कर लेना, और रफ वर्क को इरेज मत करना। रफ वर्क अगर आपकी कॉपी पे पेंसिल से दिखता है तो एक अच्छा है, क्या कहते हैं वो इम्पैक्ट डालता है। आप बेसिकली करना क्या, जैसे कि मान लो ये आपको कॉपी मिली है, ठीक है, तो इस कॉपी में यहाँ साइड में एक कॉलम छोटा सा बना लेना स्केल और पेंसिल से, और सारे रफ वर्क पेंसिल से यहाँ रफली कर लेना। उस पर मार्क्स आपको ना मिलेंगे ना कटेंगे, ना उससे कोई इंप्रेशन ऐसा ख़राब पड़ेगा, बल्कि उससे इंप्रेशन अच्छा ही पड़ता है। एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ बच्चे ने बहुत मेहनत से उसको सॉल्व किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने आंसर्स मार्क करोगे, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ देखो रेड कलर से भी मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आप आंसर्स मार्क करोगे अपने, मतलब लिखोगे। कैसे लिखोगे, मान लो ये ऑप्शन अगर सही है तो आप लिखोगे ए इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, पूरा लिखोगे, ना सिर्फ ए लिखना, सिर्फ ए मत लिख के छोड़ देना और ना सिर्फ ये इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। आप सेफ हैंड चलो, आप पूरे एक ऑप्शन को लिख के चलो, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले सेक्शन पे मूव करते हैं। तो अगर मैं अगले सेक्शन की बात करूं, मैंने ये स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए बताया है। तो दोनों लोग सेक्शन ए पे मिनिमम 15 मिनट दोगे और मैक्सिमम 40 मिनट। 40 मिनट से एक्सटेंड मत करना, वरना तुम्हारा पेपर बिहाइंड चलने लगेगा। अब अगर देखा जाए सेक्शन बी, तो इसमें 5 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। तो इसको अटेम्प्ट करने का सबसे जो सिंपल तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले पूरा सेक्शन भी पढ़ो, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ वो करना। आप करना क्या, पूरा सेक्शन भी आप पढ़ो। पूरा सेक्शन भी जब आप एक बार पढ़ लोगे तो पूरा सेक्शन भी पढ़ने के बाद आप उन सवालों को देखो जिनमें और का पहले ऑप्शन दिया है, और उनमें से उन सवालों को सेलेक्ट करो जो तुमको लगता है पढ़ने पे कि तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो इस सवाल को देखते ही स्टूडेंट्स डर जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे दिया है और लेंथ दे दिया है 6 सेंटीमीटर, लोग एकदम से डर गए। तो ये नहीं करना है। आपको करना क्या है ना, आपको देखना है सवाल पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है एरिया स्वेप्ट, तो ये सवाल निकालना आसान है। हालांकि अगर इस सवाल को देखेंगे तो इसको भी निकालना आसान है, मैं ये नहीं कहता टफ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लॉजिकली सोच के चलना पड़ेगा। तो आप दोनों में से कोई भी वो सवाल पकड़ के चलना जो आपको लगता है बेस्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो सवाल आपको लगे बेस्ट है, आपको आता है, आप पहले उसको पकड़ के सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद उन सवालों की तरफ मूव करना जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। जैसे सपोज करते मान लो क्वेश्चन नंबर 22 आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आपने सब सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर से 22 सेक्शन बी में बच रहा जो आपको नहीं आता। तो नहीं आता, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी के लिए क्या करना कि उसके लिए एक अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़ देना। आप इस कितना स्पेस छोड़ें, ये भी एक सवाल आता है। तो क्वेश्चन 21, 23 ने जितना स्पेस लिया है उससे 5-6 लाइन थोड़ा ज़्यादा छोड़ देना, ठीक है। इनकेस अगर तुमको लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए तो क्या कहते हैं स्पेस मत छोड़ना, या लगता है ज़्यादा छोड़ना चाहिए तो 1 से 1.5 पेज, उससे ज़्यादा स्पेस मत छोड़िएगा, ठीक है। और
मान लीजिए अगर एंड में आप उस क्वेश्चन को नहीं भी अटेम्प्ट करते हैं, हालांकि ऐसा करिएगा मत कि ना अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। इनकेस नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कॉपी पे हमेशा पेंसिल से ऐसे एक कट बना दें, ठीक है। जो पेज ब्लैंक रह जाए उस पर हमेशा एक ऐसे कट बना दें, ऐसे एकदम गिजड़ मिजड़ नहीं करना, सीधा एक स्लैंट, बस ये पेज आपने इस्तेमाल नहीं किया है, और पेंसिल से करना है, ऐसा पेन से मत करना, ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। सेम जो मैंने यहाँ बोला स्टैंडर्ड के लिए वही चीज़ बेसिक के लिए भी रहेगी, क्योंकि बेसिक में भी सेक्शन बी में उतने ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेवल इसका कम होता है, ठीक है। आपका पेपर का पैटर्न एग्जैक्ट सेम है, लेवल थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन दोनों लोग अटेम्प्ट करने का मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। हाँ, मैंने टाइमिंग के बारे में यहाँ नहीं बताया, टाइमिंग के बारे में सुन लीजिए। अगर यहाँ 5 क्वेश्चन हैं और मैं पर क्वेश्चन भी 5 मिनट भी लेके चलूँ तो 25 से 30 मिनट ऑन एवरेज आप इस सेक्शन पे देंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा आप लोग के लिए, वो ये है कि डायग्राम्स जो है ना उनको आप अपनी कॉपी में बनाना ज़रूर। जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी है, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, पर करना क्या कि आप यहाँ पे इस डायग्राम को भी उठा के कंस्ट्रक्ट कर देना। शुरुआत में मत करना, पहले आंसर्स बना लेना, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। जब सेक्शन भी खत्म हो जाए, तुम्हारे पास टाइम बचे, तो इस डायग्राम को यहाँ पे बना लेना, ठीक है। ये काम आखिरी में करना, ये देखना टाइम बचा है कि नहीं। इनकेस टाइम ना बचे तो आगे मूव कर जाना, क्योंकि अभी तुम्हारा पहला एम तो ये होना चाहिए कि तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। उसके बाद तुम्हारा ये एम होना चाहिए कि पेपर को इतना अच्छा दिखाओ कि एग्जामिनर उस पर नंबर कहीं भी डिडक्ट ना कर पाए। अगर कहीं डिडक्ट करने भी वाला हो तो वो ये सोचे कि नहीं, बच्चे ने मेहनत की है, उसको वहाँ नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत ही गौर से देखोगे। दूसरी चीज़, अपना पेंसिल बॉक्स ढंग से तैयार करके ले जाना, ठीक है। उसमें कम से कम 2 पेंसिल्स रखना। 2 पेंसिल्स कौन कौन सी रहेंगी, एक एच की रख लेना, एक एच बी की रख लेना, ठीक है। एक इरेजर रख लेना, एक शार्पनर रख लेना, और इसके अलावा पेन्स जो भी तुम ले जाते हो वो तो रखोगे ही। इसके अलावा स्केल रख लेना। स्केल ट्राई करना कि 15 सेंटीमीटर वाली ना ले जाके तुम 30 सेंटीमीटर वाली ले जाओ, ठीक है। उससे तुमको लाइंस वगैरह ड्रॉ करने में आसानी होगी। इसके अलावा तुम कॉम्पस बॉक्स से एक कंपस ज़रूर लेते जाना। अब मैथ्स का एग्जाम है तो ज्योमेट्री बॉक्स तो शायद पूरा ही जाएगा तुम लोग का, तो पूरा ही ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना। लेकिन इन केस अगर नहीं भी ले जा रहे हो तो कंपस ज़रूर रखना, क्योंकि सर्कल वगैरह जब आएगा ना तो उसको बनाने के लिए वो चीज़ चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी है। 1 घंटे के बाद जब तुमने थोड़ा बहुत लिख लिया हो तो एग्ज़ाम में एक हैबिट बना लो वाटर बॉटल ले जाने की, ठीक है। मान लो ये वाटर बॉटल है तो इसके पानी को 3 हिस्से में डिवाइड करो। 1 घंटा जब तुम्हारा पेपर ख़त्म हो जाए तो इसका एक हिस्सा पानी आप लोग पी लीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम कोई भी काम में अपना क्या कहते हैं अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं ना तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, ठीक है। टेंशन भी होती है कुछ, हम लोग का क्या कहते हैं अगर ध्यान दोगे तो एग्ज़ाम्स के वक्त हल्का सा ब्लड प्रेशर में राइज भी रहता है, क्योंकि टेंशन रहती है। नंदरलेस कोई भी पेपर देने जाओगे तो टेंशन रहेगी, और अगर टेंशन रहेगी तो आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे कुछ टाइम बाद आप पैनिक हो जाओगे, थक जाओगे, आपका पेपर फिर वहाँ से बिगड़ने लगेगा। तो 3 घंटे बेसिकली हमको अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, 3 घंटे हमने आपको वर्किंग कैसे रखना है, मैं आपको आज के सेशन में वही बताना चाहता हूँ। तो करना आपको ये है कि 1 घंटा गुजर जाने के बाद मैंने क्या कहा, अगर आप बॉटल ले गए हो मान लो 1 लीटर की, तो उसमें कम से कम अपने अंदाजे से 3 पार्ट में उसके पानी को सोचो कैसे होगा, और 3 पार्ट में से 1/3 मतलब अपनी बॉटल का पूरे वॉल्यूम का 1/3 आप फिनिश कर लो। फिनिश करने के बाद आप पेपर की तरफ फिर से मूव करो। जैसे आपने सेक्शन बी में किया था वैसे ही आप सेक्शन सी में फिर से सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, और पहले उन क्वेश्चंस को नॉकआउट करो जो आपको प्रॉपरली आते हैं। जैसे मान लो सेक्शन सी में मुझे क्वेश्चन नंबर 28 सबसे आसान लग रहा, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 28 उठाऊंगा, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। फिर मैं 29 उठाऊंगा, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। तो आपको ये सोचना है पहले आप इस सेक्शन में क्वेश्चन कैसे ले जाओगे। तो वो सोचने के लिए आपको करना क्या है, आपको पहले पूरा सेक्शन सी देख लेना है। जैसे कि यहाँ 26 से लेके
31 तक पूरा आपका दिया हुआ है। आप इसमें एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे, सोचोगे कि ये आता है कि नहीं, और फिर उसके बाद आप अटेम्प्ट करने बैठोगे। अगेन स्पीकिंग, इसमें आपके 6 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी आप 30 मिनट से ज़्यादा मत देना, ठीक है। मान लेते हैं 1 घंटा 30 मिनट या 40 मिनट आपका यहाँ पे गुजर गया। इतना होने के बाद आपको पैनिक नहीं होना। आप पेपर में बहुत सही चल रहे हो। अगर आपका 1.5 घंटे के अंदर अंदर की पेपर हो गया, 1.5 घंटे से ऊपर हुआ है, तो थोड़ी मतलब टेंशन की बात तो हम नहीं कहेंगे, वो हम आगे किसी ना किसी तरह से आप कवर करने की कोशिश करना। लेकिन ये इस सेक्शन में अगर आप पिछले कई सालों का पेपर देखो ना, तो प्रोबेबिलिटी से हर साल एक क्वेश्चन आया है, या तो वो डाइस पे दे दिया गया है, 2 डाइस पे, या तो 2 कॉइन पे। तो ये 2 डाइस और 2 कॉइन वाले जो क्वेश्चन है ना, इनको ढंग से प्रैक्टिस करना। इसके अलावा मेंसुरेशन से आपका एरिया ऑफ सर्कल पे हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, उनको आप देख लेना। क्वाड्रेटिक मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक को ज़रूर से देख के जाना। इसके अलावा लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी तुम देख लेना। क्वाड्रेटिक से तो भाई भर भर के क्वेश्चन है, तो उसको देखना ज़रूर। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करूँगा जो 3 मार्क्स में अक्सर मैंने पेपर में देखा है, स्टैंडर्ड में भी बेसिक में भी, जो पूछा है वो ये पूछा है कि रैशनल इरेशनल का प्रूव करने वाला। तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर से पढ़ के जाना, क्योंकि इसकी स्टेप सेट है। इनके आई थिंक 8 या 9 स्टेप्स या 7 या 8 स्टेप्स में इसका आंसर है। तो आप उन स्टेप्स को बखूबी याद रखना। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, मान लो यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो, तो हर स्टेप में क्या आइडेंटिटी यूज़ की, उसको आप इस टाइप से ब्रैकेट में ही लिखोगे। ब्रैकेट में ये नहीं लिखोगे कि आइडेंटिटी क्या है उसके बारे में, नहीं। ब्रैकेट में सिंपल ये लिखोगे, मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी यूज हुई, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ठीक है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो लिखोगे हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। वो सारी चीज़ें आपको लिखते रहना पड़ेगा, ठीक है। पर मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको साथ में लिखने में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है आपकी स्पीड नहीं बन रही, तो आखिर में भी ये काम कर सकते हो। पहले आप पेपर को पूरा अटेम्प्ट करो, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि आखिर में हमारे पास 45 मिनट एटलीस्ट बचें, तो मैं रिवीजन और ये सारी चीज़ें करवा दूँ, ठीक है। आपका 1 घंटा 30 मिनट गुजर गया सेक्शन सी होते होते। फिर आप आ जाओगे सेक्शन नंबर डी पर। जब आप सेक्शन डी पे आओगे तो यहाँ आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के। पर क्वेश्चन 5 मिनट के हिसाब से 20 मिनट से ज़्यादा इस सेक्शन पे आपको नहीं देना है। इस सेक्शन को चॉइस वाला सेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ढेर सारी चॉइसेस मिलती हैं। तो आपको ट्राई ये करना है कि इसमें से आपको वो क्वेश्चंस पहले नॉकआउट करने हैं जिनमें ग्राफ वर्क है। क्योंकि जब होता क्या है ना, मान लो हम 20 मिनट का टाइम आप दिमाग में लेकर चल रहे हैं, हमको सिर्फ 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। पता क्या चला, पहले 2 सवालों में ही हमारे 15 मिनट गुजर गए। तो पता क्या चलता है, तीसरा वाला सवाल जो है उसमें हमको ग्राफ प्लॉट करना है, उसमें डेटा भी स्कैटर्ड दिया है, कैलकुलेशन भी लेनी है। तो माइंड में क्या कहते हैं, सिचुएशन ऐसी बनती है कि नहीं ये क्वेश्चन लगेगा नहीं, और फिर होता क्या है ना, रियलिटी में वो क्वेश्चन नहीं लग पाता। तो आप करोगे क्या, इसमें आप वो क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करोगे जिसमें आपको प्लॉट करना है या कंस्ट्रक्शन पार्ट जिसमें आना है। अगर कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन, वरना प्लॉटिंग का जो पार्ट है। प्लॉट करते वक्त जो गलतियां आप करते हो वो ये करते हो कि आप इस कॉलम नहीं बनाते हो, आप डेटा नहीं लिखते हो। तो आप सबसे पहले डेटा लिखने का तरीका समझ लो। इस टाइप से आप कॉलम बनाओगे, क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद आप एक्सआई को प्लॉट करोगे, मतलब एक्सआई की वैल्यूज़ लिखोगे। एक्सआई कैसे मैंने बताया था, 0 से 100 है तो 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, बताया था कि नहीं। फिर उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, नीचे एफआई लिखोगे। वेरिएबल्स का बहुत रोल है, इसलिए ढंग से लिखना। सारी फ्रीक्वेंसीज को कॉपी करोगे, फिर एक्सआई एफआई लिखोगे, फिर उनका समेशन निकालोगे। समेशन निकालने के बाद आप उनका मीन मीडियन जो भी उसने पूछा होगा वो निकालोगे। मैंने जो आपको मेथड्स पढ़ाए थे उन मेथड्स का इस्तेमाल करोगे। एक बार तुम्हारा वहाँ पे मीन मीडियन ये सारी चीज़ें निकल गई तो फिर उसके बाद प्लॉटिंग का पार्ट आता है, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन पे तुम पूरे टोटल में 6 मिनट दे रहे हो, तो मान के चलो 2 मिनट तुम्हारा टेबल कंस्ट्रक्शन डेटा लिखने में जाना चाहिए, और बाकी 4 मिनट तुम्हें प्लॉट रेडी करने में। प्लॉट रेडी करने के लिए क्या करेंगे, HB पेंसिल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करोगे। लाइंस ड्रॉ करने के बाद इंटरवल्स को बहुत केयरफुली चुनोगे। ऐसे आप जो मैंने बार्स बनाई है ना, ये ऐसे मत बनाना। आपको बेसिकली करना क्या है मैं बताता हूँ। आपको ये ऐसे पॉइंट्स दिखाने हैं, ऐसे, ठीक है, 1 2 3, मतलब ऐसे 1 2 3। ये नहीं करना है कि यहाँ से हम ऐसे खींच दें और नीचे 1, नहीं, ये गलत तरीका है। आपको वो डॉट से ही दिखाना है। इसके बाद यूजिंग स्केल
आप उन पॉइंट्स को ढूंढोगे जिनको आपको प्लॉट करने को बोला होगा। मतलब ये तो क्वेश्चन प्लॉट वाला नहीं है, मैं प्लॉट वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको ग्राफ वगैरह प्लॉट करने को आता है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, आप स्ट्रेट लाइन से उनको कनेक्ट कर दोगे। तो इन सारी चीज़ों में स्केल का बहुत रोल है, रफली कोई काम मत करना। सेक्शन ई जो है ये टिपिकल सेक्शन नहीं है, पर हम इसको कह सकते हैं इट्स अ ट्विस्टेड सेक्शन, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अब केस स्टडी का जब नाम आता है ना, तो वहाँ पे पूरा पूरा रोल आपकी रीडिंग स्किल्स का है, ठीक है, आपकी किसका है, रीडिंग स्किल्स का। जैसे कि मान लो मैं इसकी बात करूँ तो ये कहानी है, ये पूरी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ये क्यों पढ़े भाई, इंट्रो ये तो बेकार है, इसको नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं, आप क्या करोगे, इसी कहानी में ढूंढोगे आपका क्या है। आप पढ़ोगे जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो पैटर्न है ना फ्लोर वॉल पेंटिंग पे, वो किस में दिए हैं, स्क्वायर में, ट्राइंगल में, हेक्सागन में। तो आपको एक शेप का आइडिया मिल गया कि यहाँ 2D शेप्स के ऊपर ही डिस्कशन हो रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका पैराग्राफ में आंसर हिडन होगा, आप उसको ढंग से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ने के बाद आप पूरे क्वेश्चन को पहले समझोगे, समझ के आप इसको पढ़ोगे। अगर आपको आंसर्स आने लगें तो आप आंसर लिखने लगो। इनकेस अगर आपको डाउट होता है कि नहीं आंसर्स नहीं समझ आ रहे हैं या क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद फिर से एक बार केयरफुली पैसेज को पढ़ो, क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए। उससे ये होगा, तुमको ये समझ में आएगा पैसेज पूछना क्या जाता है, वो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है और आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगेन सेक्शन ई में भी 3 केस स्टडीज, आई थिंक आपको केस बेस्ड स्टडीज जब दी जाएंगी तो उसमें आई थिंक आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हाँ, 3 ही क्वेश्चंस हैं। जब 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो उनमें से भी आप पहले वो सेलेक्ट करो जो आपको लगता है बेस्ट है। अब क्या करें सर, यहाँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा रीड करने में, तो यहाँ क्वेश्चन कौन सा आपको ईजी लग रहा है ये आप जज करो उसके डायग्राम से। जो इसका डायग्राम आपको लगे कि हाँ इसका डायग्राम शायद फेमिलियर है या जाना पहचाना है या ये कर सकते हैं, उसको आप पहले उठा लो, ठीक है। इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं गलत चॉइस हो जाएगी, तो आप जैसे चल रहा है वैसे चलते, ठीक है। दूसरी चीज़, केस स्टडी के क्वेश्चंस मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि छोड़ देते हैं, तो इनको छोड़ना एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें देखो नंबर डिवाइडेड है, ठीक है, और नंबर भी डिवाइडेड है तो इसमें एक रिस्क भी है। इतना मतलब क्या कहते हैं, चीज़ें अगर इसमें सहूलियत है तो एक रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लो आपने पहला सवाल गलत सॉल्व किया, दूसरा सवाल तीसरा सवाल आपने सही सॉल्व किया, एग्जामिनर चेक करेगा, अगर तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक या कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तब तो वो इग्नोर कर देगा, आपको यहाँ नंबर दे देगा। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट ही गलत लगाया है और पहले का आपका क्या कहते हैं आंसर गलत आया है और अगले 2 का सही आया है, तो वो तीनों पे नंबर नहीं देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CBSE के वेबसाइट कह रही है जिस पे क्या कहते हैं रूल्स हैं, ठीक है। ये इसके अलावा ICSE में जब भी केस स्टडी के क्वेश्चंस आए हैं तो उन्होंने यही चीज़ फॉलो की है। तो आपको ये देखना है कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को ढंग से इस्तेमाल करना। इसके अलावा इसमें डायग्राम्स जैसा बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं, इनकेस अगर उन्होंने पूछा होगा तो आप डायग्राम्स वगैरह को देख लेना। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सेक्शन से केस स्टडी बनती है। सबसे पहले तो आपकी मेंसुरेशन पार्ट से केस स्टडी आती है, तय है, एक क्वेश्चन लिख के रखो मेंसुरेशन से आएगा। अगले जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट से बहुत ज़्यादा पूछा नहीं था, लेकिन पास्ट 2 ईयर से कोऑर्डिनेट से पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट देख लेना। प्रोबेबिलिटी से सैम्पल पेपर में दिया है, मुझे लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी का नहीं दिखा, तो प्रोबेबिलिटी से आएगा कि नहीं वो एक क्वेश्चन और कहाँ से होगा ये मैं एग्जैक्ट कुछ कह नहीं सकता। एक साल उन्होंने उससे दिया था, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल से, एक साल उन्होंने सर्कल से दिया था, तो वो बेसिकली किसी न किसी टॉपिक से उठा के देंगे, ठीक है। तो वो आपको सोचना है कि आप कैसे उसको करोगे। अब दूसरी चीज़, कोई भी स्टूडेंट ये गलती नहीं करेगा कि वो पेपर का कोई भी एक क्वेश्चन छोड़े। जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, मान लो अगर आपको इनकेस आंसर नहीं आ रहा, सपोज करते हैं MCQs में सपोज करते हैं, मान लो आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप फिर सोचो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो। वर्कआउट जैसे कि मान लो यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ दी हैं और हमको ये बताना है कि पी की वैल्यू क्या होगी, तो 1/3 को रखो, सोचो क्या इस रिलेशन को कौन सेटिस्फाई करा सकता है, उसके हिसाब से तुम वैल्यू निकालने की कोशिश करो। मतलब अदर वे से ट्राई करो, किसी ना किसी तरीके से आप वैल्यू निकालने की उसमें कोशिश करो। इनकेस तब भी नहीं निकलती है तो कुछ भी
थोड़ा बहुत जो भी उसमें लिखा है, मान लो ट्राइंगल से ऐसा तो होगा नहीं तुमको ट्राइंगल की थ्योरी ना पता हो, थोड़ा बहुत भी सॉल्व करके आओगे तो उस पर स्टेप मार्किंग हो जाती है, नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपना 100% देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इतना करने में आपका टाइम कितना जाएगा। हाँ, केस स्टडी के सवाल पे कितना टाइम आपको देना है ये तो मैंने बताया ही नहीं। 3 सवाल हैं तो पर सवाल आपको ये लेके चलना है कि पर सवाल आपको 10 मिनट देने, 30 मिनट इन टोटल। आपके यहाँ पे 2 घंटे चले जाएंगे, 2 घंटा 20 मिनट मान लो चले जाएंगे। बचे हुए 40 मिनट में आप क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बचे हुए 40 मिनट में आपको आराम नहीं करना है। आप क्या करोगे, सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट लोगे, थोड़ा सा पानी वगैरह पियोगे, रिलैक्स होगे, पेपर को एक बार पलट के देखोगे कि आपने पूरा पेपर कर लिया, उससे आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। फिर उसके बाद आप अपने वापस से उसमें जाओगे, फर्स्ट पेज खोलोगे, सारे क्वेश्चंस को टैली करोगे। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा आप सारे क्वेश्चंस को टैली करो कि हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किए हैं, कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब 12th का मैं फिज़िक्स का पेपर दे रहा था, एक क्वेश्चन था मेरे कंट्रोल सिस्टम से, मतलब कंट्रोल सिस्टम नहीं, उसको कम्युनिकेशंस के रूप में पढ़ाते थे। आई थिंक गेट्स वगैरह उसमें होते थे इस टाइप से, आपका नॉट गेट होता था, ठीक है, नॉट ऑपरेशन का गेट होता था। तो हुआ क्या था ना कि वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मुझे वो क्वेश्चन आसान लगता, मेरे मन में उसका आंसर था, मैंने उसको मेंटली सॉल्व किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या ना, मैं हड़बड़ी में मैंने चेक नहीं किया, जब आखिर के 5 मिनट बचे थे, जब मैं पेपर रिवाइज कर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी कि मैंने वो क्वेश्चन किया ही नहीं है, और तब तक बेल बज गई, मुझे पेपर सबमिट करना पड़ गया। 2 नंबर का वहाँ मेरा लॉस हुआ था। तो वो चीज़ मतलब एक रिग्रेट रह जाती। तो इसी वजह से आप क्या करो, कम से कम 2 बार अपने पेपर को कंप्लीट रिवाइज करो, क्वेश्चन पेपर सामने रख के कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने लगाए हैं कि नहीं। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पेपर टिक वगैरह मत कर लेना, सारे क्वेश्चन को क्लोजली ऑब्जर्व करना। जो क्वेश्चन लगे कि हाँ, मान लो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 नहीं लगाया था मैंने, तो करो क्या कि वहाँ पे पेंसिल से 15 लिख दो, ठीक है, तो तुमको ये आइडिया हो जाएगा हाँ ये क्वेश्चन नहीं लगाया। जब सब रिवाइज कर लो तो जिन क्वेश्चंस को नहीं लगाया है आखिर में सेक्शन डालो, क्वेश्चन नंबर डालो और उनको सॉल्व करने का ट्राई करो। आखिर के 40 मिनट में आपको यही करना है। इसके अलावा देख लो सारे फिगर्स सही हैं, डिटेलिंग है कि नहीं। इनकेस अगर ग्राफ है तो आप स्केल नहीं यहाँ मेंशन करते हो, मैंने आपको मेंशन करना सिखाया है कि स्केल और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे मेंशन करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट सही तरीके से नहीं लिखते हो, उनको आप लिख लेना, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देख लेना कि कोई क्या कहते हैं आपने फालतू में जगह ना छोड़ी हो। जैसे कभी कभी होता क्या है कि पैनिक में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पेजेस गलत खोल लेते हैं। मतलब जैसे होता क्या है, ये आपका फर्स्ट पेज है, सेकंड स्किप हो जाता है, थर्ड स्किप हो जाता है, पता चला 4th पेज पे अगले से आंसर लिखना है। रिवाइज करते हुए पता क्या चला 2 पेजेस चिपके रह गए थे, इस वजह से खुले ही नहीं। तो उन पेजेस को याद से क्या कर लेना है कि स्ट्राइक कर देना है, ठीक है। ये तो आपके पेपर का टाइम मैनेजमेंट और अटेम्प्ट पार्ट हो गया कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मैं पर्सनल लेवल पे आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप रिलैक्स करो, पैनिक मत हो, ये सिर्फ एक पेपर है, एक एग्ज़ाम है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक हो गए तो मान के चलो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। दूसरी चीज़, 24 घंटे से पहले ही, पेपर के 24 घंटे पहले ही आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा दो। ये चीज़ भी क्या कहते हैं मेरे टीचर ने मुझे सिखाई थी। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये चीज़ कन्वे करता हूँ कि एग्ज़ाम से 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले जो भी टाइम आपको मिलता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक पूरे एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, जब भी आपका एग्ज़ाम का मंथ या वीक चले तो आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा दो। अगर एक दिन में अगर आप 17 गिलास पानी पीते हो तो कम से कम आप उसको 24 गिलास कर दो। रीज़न ये होता है ना, बॉडी जब हाइड्रेटेड रहती है ना तो ब्रेन का क्विक रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, और क्विक रिस्पॉन्स टाइम ब्रेन का बढ़ने से आपका क्या कहते हैं फंक्शनिंग ब्रेन की स्ट्रांग होती है। आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को रिकॉल कर पाते हो, बहुत तेज़ी से आप इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से मेमोराइज़ कर पाते हो, सजा पाते हो, ठीक है। तो इस वजह से पढ़ते वक्त अपने साथ पानी रखा करो, एग्ज़ाम हॉल में एक बॉटल ले जाया करो। ट्रांसपेरेंट बॉटल आई थिंक अलाउड होती है हर एग्ज़ाम में, तो ले ज़रूर जाया करो। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं पीते हैं, तब भी ले जाया करो। मान लो इन केस क्या कहते हैं तुमको खांसी आने लगे तो तुम्हारे पास कम से कम
एक बॉटल पानी होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स अ गुड हैबिट कि अगर आप वाटर ले जाते हो। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम से पहले अपने आप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है कि मुझसे ये नहीं हुआ, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं रिवाइज़ किया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। एग्ज़ाम के एक रात पहले, ठीक है, 12 बजते ही, सपोज़ करो आपका 4 चैप्टर छूटा हुआ, आपने नहीं पढ़ा है, मत पढ़ो। 12 बजे के बाद कुछ भी मत पढ़ो, अच्छी सी नींद लो, सो जाओ, अगले दिन सुबह फ्रेश उठो, ठीक है। फ्रेश उठने के बाद अपना क्या कहते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ो, रिलैक्स करो। एग्ज़ाम वाले दिन कुछ भी नहीं पढ़ा जाता। मान लो अगर तुम्हारा 10 बजे से एग्ज़ाम है, तुम 8 ही बजे उठ जा रहे हो, तो 8 बजे के बाद से रिलैक्स करो, 10 बजे तक, 8 बजे के बाद से पढ़ने मत लगो। अब क्यों ना पढ़ो, इसका एक रीज़न ये है कि अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ आएगी कि हाँ पेज नंबर कुछ ये है, उस पर हमने ये नहीं पढ़ा, या ये टॉपिक हमसे छूट गया, अरे ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट था, ये टॉपिक हमने एग्ज़ाम के लिए देखा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब दिमाग में आने लगती हैं ना, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से होती भी है, जो चीज़ें आपने पढ़ी भी होती हैं ना, वो भी एट टाइम्स पे मतलब उनमें भी डाउट आने लगता है। आप सोचते हो ये मैंने सही पढ़ा था, कहीं इस इक्वेशन में ये चीज़ तो नहीं छूट गई थी, कहीं इस फार्मूला में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड तो नहीं था, तो चीज़ें होने लगती हैं। दूसरी चीज़, कभी भी अपने नोट्स कैरी मत करना एग्जामिनेशन सेंटर पे। वहाँ ले जाके मैंने बहुत से लोगों को देखा है एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। वो भी चीज़ क्या करती है ना कि आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिमाग में आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है, इससे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। और इनकेस अगर वो क्वेश्चन आ जाता है ना, तो फिर आपका मोरल डाउन हो जाता है और आप बिल्कुल भी पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। दूसरी चीज़, कंसंट्रेशन डेवलप करिए, और कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए ही मैंने बताया है कि स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। अब स्ट्रैटेजी कैसे आप फॉलो करोगे, आप पेपर को देख लो कि आपको कितने घंटे में कैसे कैसे पेपर को लेना है, कौन से क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है। वही होता है, आपको अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है और आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। पेपर में आप कंसंट्रेट करिए, अगला कितना तेज़ लिख रहा, बगल वाला कितना स्लो लिख रहा, या पेपर कितना हार्ड आया है, या हमको नंबर कितने मिलेंगे, कोई ख्याल आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल होना चाहिए, मैथ्स का पेपर है, अच्छे से हम लिख के आएंगे, अपना 100% देंगे, आगे जो रिजल्ट होगा देखेंगे। इन केस ऐसा हो जाता है, मान लीजिए किसी का, खैर मैं तो यही प्रे करूँगा किसी का पेपर ख़राब ना हो, इन केस मान लीजिए किसी का पेपर ख़राब आ जाता है, या किसी का पेपर अनएक्सपेक्टेड हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, उसका प्रेशर अगले पेपर पे मत लेना। अगला जो भी पेपर है, आपको सिंपली करना यूँ है कि उस पेपर के लिए आप ढंग से प्रिपेयर करो, प्रेशर लो मत, ठीक है। और जिस भी दिन आपका बोर्ड्स ख़त्म हो, एक गलती जो मैंने की थी वो गलती आप मत करना। एक हफ्ते की रिलैक्सेशन ले लो, बहुत सही है, लेकिन एक हफ्ते के बाद वापस से आप अपने एकेडमिक लेवल पे आ जाओ। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा लग के पढ़ दूँ, नहीं, आप देखो, आप एक्सप्लोर करो। एक हफ्ते के बाद आप एक्सप्लोर करना शुरू करो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 12th क्या हैं, और अगर आफ्टर 12th उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेना है तो 12th में हमको क्या कोर्स लेना पड़ेगा, कौन सा कोर्स लेना पड़ेगा, या कौन से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, या हम किस चीज़ के साथ मूव करें। हम मैथ्स लें, हम बायो लें, कि हम कॉमर्स लें, कि हम ह्यूमैनिटीज़ लें, कि हम क्या कहते हैं लैंग्वेज प्रोफेशन लें, क्या लें। तो आपको वो सोचना है। इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी करियर काउंसलिंग गुरु से मिलिए, या अपने ही आप टीचर्स से कंसल्ट करिए। दे विल गाइड यू टू द आउटमोस्ट कि आप क्या करना चाहिए। इसके अलावा अपने टाइम को वेस्ट मत करिएगा। वो एक क्या कहते हैं जो इसके बाद टाइम मिलता है ना आपको, 1 महीना 2 हफ्ता या 3 हफ्ता जो भी टाइम मिलता है, उसमें आप प्रॉपर रेस्ट लो, क्योंकि अभी आपने पेपर का प्रेशर झेला हुआ है। हाँ, बुक्स वगैरह मंगा लो, अगर इनकेस अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 12th की या 11th की किताबें उठा के बस रीड आउट करो। बहुत ज़्यादा उस पर फोकस देने की भी ज़रूरत नहीं है। जब सेशन शुरू होगा तो फिर आप फोकस देना शुरू करो। रीडिंग से क्या होता है ना, एक हैबिट बनी होती है पढ़ने की, और दिमाग एक वर्किंग स्टेट में होता है। देखिए, सिलेबस अचानक से बढ़ता है, तो जब आप 10th को छोड़ के जाते हो ना, तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। उसके लिए पैनिक नहीं होना है, आपको टाइम के साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की तो आपको टाइम के साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी।
और एक बात जो क्या कहते हैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम है, हो सकता है अच्छा जाए, हो सकता है बुरा जाए, हो सकता है पेपर टफ आ जाए, हो सकता है इजी आ जाए, उसके ऊपर आपको प्रेशर नहीं लेना है। जैसा भी जाएगा, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, बेसिकली ये मेरा ईमेल है। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ की डाउट हो तो आप इस पर सेंड कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, कॉल व्हाट्सएप दोनों के लिए। अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट है या पर्सनली आपको कोई चीज़ पूछनी है कि सर इस चीज़ को कैसे अटेम्प्ट करें या इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है, तो आप मुझसे पर्सनल लेवल पे भी वहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू। नाउ आई एम क्लोजिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच।